हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेंद्र खरे और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ क्वेश्चन नंबर 12 को। आपकी जो अभी की एक्सरसाइज का है चैप्टर नंबर 2 का। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू अ फ्रेश मिल्क। एक मिल्कमैन दूध वाला जो है वो बहुत ही कम मात्रा में स्मॉल क्वांटिटी में बेकिंग सोडा डालता है फ्रेश मिल्क में। अब इसका रीज़न देना है कि वाई डज इट ही शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन। वो फ्रेश मिल्क की जो आपकी पीएच होती है वो 6 होती है, तो 6 से वो उसे स्लाइटली एल्कलाइन में क्यों चेंज करता है, ये हमें बताना है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन भी दिया पूछा है हमसे कि वाई डज द मिल्क टेक लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड। तो जो ये वाला जो दूध है जिसमें हमने थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला दिया था मिल्कमैन ने, तो उसका जब दही बनता है, कर्ड बनाते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम क्यों लेता है। इस क्वेश्चन का आंसर देना है हमें। तो चलिए पहले वाले को देख लेते हैं। पहले वाले में दिया है कि द मिल्कमैन शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन बिकॉज इन एल्कलाइन कंडीशन मिल्क डज नॉट सेट एज कर्ड इजीली। क्या होता है, गर्मियों के दिनों में जो दूध वाला होता है वो उसमें आपके दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला के लाता है, क्योंकि अब इस तरीके से क्या होता है कि वो जो दूध है वो थोड़ा सा एल्कलाइन में चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। और एल्कलाइन कंडीशन में मिल्क जो होगा वो जल्दी फटेगा नहीं, मतलब उसमें कर्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा और वो जल्दी ही फटेगा नहीं। इसलिए वो थोड़ा सा उसमें बेकिंग सोडा डालता है। ये था हमारे पहले क्वेश्चन का रीज़न। अब है सेकंड क्वेश्चन कि वो जो दूध है वो इस टाइप का जो दूध है जिसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला हुआ है, वो ज़्यादा टाइम क्यों लेता है उसमें कर्ड में जमने में। तो इसका आंसर है कि द सिंस दिस मिल्क स्लाइटली बेसिक देन यूजुअल मिल्क, acids produced to set the curd are neutralized by the base. Therefore, it takes longer time for the curd to set. इसका मतलब है कि भाई जो उसमें जो मिल्क है वो स्लाइटली बेसिक हो चुका है और उसमें जब हम थोड़ा सा एसिड डालेंगे जिसके कारण वो दही में बन कन्वर्ट हो, तो वो बेस के कारण वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा और इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा दही जमने में, इस तरह से। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारी एक्सरसाइज का है। इस क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। इसमें हमें ये बताना है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसे हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ही क्यों रखते हैं, इसका एक्सप्लेन करना है, इसका रीज़न। तो इसका आंसर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर as it absorb water from the moisture and turn into hard substance gypsum as shown in the following equation। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको हमेशा हमें मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें भी इसमें थोड़ा सा भी जो वाटर होगा, मॉइस्चर होगा, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और वो कन्वर्ट कर देगा किसमें, जिप्सम में। जिप्सम जो होता है वो हार्ड सब्सटेंस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका मूर्तियाँ बनाने में काम आता है और बोन को फ्रैक्चर्ड बोन को भी प्लास्टरिंग करने के लिए भी ज़रूरी होता है। और उसमें यदि आपका थोड़ा सा भी पानी मिल गया तो समझ लो वो हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है जल्दी से। तो इसका ये फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें 1.5H2O जब जुड़ता है और ये हीट कर रहे हैं, ये हीट का सिंबल है, तो ये बन जाता है CaSO4.2H2O। ये हाफ H2O, ये 1.5, तो हो गया पूरा 2। तो ये बन गया जिप्सम। तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाता है जिप्सम में, और जिप्सम जो है एक हार्ड सब्सटेंस है। इसीलिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसको हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं जिससे वो जिप्सम में कन्वर्ट ना हो पाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में हमसे पूछा है कि व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। इसमें हमें बताना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, कैसी है
और इसके दो एग्जाम्पल्स भी देना है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत ही सरल रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें हमने दो एग्जाम्पल दिए हैं आपके लिए, दो एग्जाम्पल मुझे थे इसमें। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है NaOH प्लस HCl। ये सिंपल बेस है आपका, आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड की जब रिएक्शन आपकी HCl से होती है तो देखिए यहाँ पे NaOH जो है वो HCl से रिएक्शन कर रहा है, तो Na है वो Cl, ये दोनों जुड़ जाएंगे और बन जाएंगे सोडियम क्लोराइड, NaCl बाहर निकल आएगा, सॉल्ट है जी। और जो HOH मीन्स होगा आपका H2O, ये वाटर है, तो वाटर भी निकल गया। तो ये इस तरह से सॉल्ट और वाटर दो निकल आए और एसिड और बेस रिएक्शन कर रहे हैं। तो ये है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइज होगी। और इसी तरह से हम जब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि HNO3 जो कि आपका नाइट्रिक एसिड है, इसकी रिएक्शन जब आप कराते हो KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो बनता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और H2O वाटर। ये देखिए HNO3 और जो KOH है ये बेस है आपका, ये आपका एसिड है, ये KNO3 जुड़ जाएंगे आपस में और HOH बाहर आ जाएगा। तो KNO3 जो है आपका पोटेशियम नाइट्रेट है, ये नाइट्रिक एसिड हो गया, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और बन रहा है आपका वाटर। ये आपका एक टाइप का सॉल्ट है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये थी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप आपको ये दो चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उन्हें इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।